नमस्कार अ, सभी साथियों और स्पेशली सारे स्टूडेंट्स। वैसे सारे स्टूडेंट जो बच्चे क्लास 6, 7, 8, 9, 10th या 11th और 12th में हैं। जैसा आप जानते हैं कि फेसबुक पेज दांगी प्रवाह के माध्यम से आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई मेन जेई एडवांस को किस तरीके से बच्चे प्रिपेयर करना चाहिए और उसकी तैयारी कैसे वो हाई स्कूल से ही शुरू कर दें, उसको लेके हमें आज बोलना है। तो ये जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ ये सारा सिर्फ 11th 12th नहीं, आप कर सकते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10th एंड 11th 12th तो है ही ऑलरेडी, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक दिन मैं फेसबुक पे और आया था, बट आज मैं थोड़ा और डिटेल्स में जो बातें मैं नहीं बोल पाया था और जो जितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं आज फिर मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जेई एग्ज़ाम, जेई मेन, जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 11th 12th का एग्ज़ामिनेशन नहीं है, वो अप टू 12th का एग्ज़ामिनेशन है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो जितने कंसेप्ट हैं 11th जो आईटी जेई मेन और जेई एडवांस के सिलेबस का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपका हाई स्कूल के बाद यानी 10th पास करने के बाद क्लास 11th एंड 12th में फिर से वो रिपीट होता है। वो फिर से वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब कि यदि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपके क्लास 10 तक क्लियर नहीं है, उसके एक्सप्लानेशन, उसके रीजनिंग आपका पूरा क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट या कोई रीजनिंग, कोई थ्योरम है ज्योमेट्री का, उसका ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन आपको नहीं पता है, आप ए प्लस बी का होल क्यूब आप याद कर लेते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, उसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, सर्कल की जितनी ज्योमेट्री है, आप यदि सिर्फ थ्योरम को याद कर लिया है, उसके ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन आपको नहीं पता है, आप ज्योमेट्री आप देखा होगा, आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से जो एंगल बनाते हैं उसके पीछे एक ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन है, उसकी रीजनिंग नहीं पता है, तो आप 11th 12th में आके जब जेई की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई टीचर्स आपको फ्रॉम द बिगिनिंग जो है मैथमेटिक्स के एक एक कंसेप्ट को 11th 12th में बताए। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको वो बता देते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स को लेके जब आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में होते हैं। 11th 12th और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लेके है, बट उसको एक बार रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप 10th पास कर जाते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको मैथमेटिक्स में नहीं मिलती है। तो मैं सबसे जो सजेस्ट करूँगा, जो बच्चे स्पेशली क्लास 8th में है, 9th में है, 10th में है, आपके पास हम यदि NCERT का सिलेबस लें तो उसको बहुत ही सिस्टमेटिक हर एक चीज़ को समझना है। जनरली सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं, ठीक है, कि जनरली जितने हमारे स्कूल्स के टीचर हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, इवन आज के डेट में नवोदय विद्यालय के स्कूल की भी हम काउंट करें तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, इवन प्राइवेट स्कूल में और इवन नवोदय विद्यालय में या केंद्रीय विद्यालय में, जिनको खुद का कंसेप्ट क्लियर होता है अपने सब्जेक्ट में। बहुत ही दुख और बहुत ही ये कटु सत्य है, और ऐसा नहीं होता तो इतने सारे इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया के नेशनल लेवल पे नहीं खुलते। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंस्टीट्यूट को लेके कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनका क्रिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन वो एक स्टूडेंट की डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जो एप्टीट्यूड का डिमांड करता है, जिस कंसेप्ट क्लियरिटी की जो अंडरस्टैंडिंग जो डिमांड करता है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हमारे स्कूल के टीचर, चाहे वो स्कूल के टीचर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हों, प्राइवेट स्कूल के टीचर हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हों, इवन केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूँ, वो एडॉक बेसिस पे टीचर को आजकल अपॉइंटमेंट कर लें, जिसकी क्वालिटी वो नहीं होती है। उनके पास वो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, बट उनकी क्लियरिटी नहीं होती है, सब्जेक्ट में कंसेप्ट को लेके क्लियरिटी नहीं होती है, और उनमें उनका एप्टीट्यूड उस ढंग का डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया में चल रहे हैं और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट, आपको जो कहना है कहिए, ठीक है, ये चल रहा है। तो
और ये इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, इसको आप ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ख़त्म तब तक नहीं होगा जब तक वो डिमांड जो है उस स्कूलों में पूरी नहीं होगी। और वो बहुत बड़ा गैप बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम का। दोनों का सिलेबस सेम है। एक बात मैं पहली बार भी बोल चुका हूँ कि दोनों का जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम का, वो दोनों सिलेबस एक ही है। सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। आप किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो आपका अप्रोच इंपॉर्टेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बिहार में एक छोटे से गांव से, मैं मुंगेर ज़िला से बिलोंग करता था। पहली बार मैंने क्लास 7th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आर्कमिडिस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। और चूँकि मेमोरी मेरी शार्प है, तो मैंने उस टाइम जब आर्कमिडिस प्रिंसिपल पढ़ा था, तो मैं अभी भी याद है मुझे, और मैंने पढ़ा था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित जो आयतन है उसके बराबर का भार उस वस्तु पे ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल मीन्स एक वो उस पे लगता है। मैंने क्लास 7th में इस डेफिनेशन को याद कर लिया था मुझे, बट उसका वो क्या चीज़ है, उसके उसके नॉमिकल्स कैसे सॉल्व होंगे हमें नहीं पता था। दूसरा एग्जाम्पल जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी दिखते हैं, वो दिखते हैं कि जब ये मैं याद करता हूँ, जब क्लास 10th में था, तो आप जानते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है और उसका हिंदी विभवांतर होता है। मेरे क्लास 10th के टीचर ने अपने गांव के स्कूल में बताया था विभवांतर मीन्स विभवों का अंतर। उन्होंने वो उसका संधि विच्छेद बता रहे थे, जबकि उनको डिफिनीशन बताना था और उसे समझाना था। उन्होंने दूसरा बोला कि विभवांतर मीन्स दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। क्लास 11th में 12th में आया तो वहाँ पे बोला गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए गए वर्कडन को हम विभवांतर बोलते हैं, जो कार्य होता है। तो उस चीज़ों को रट लेना, फिर उसे अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो मुझे क्लास 10 तक सारे डिफिनीशंस पता थे, 9th-10th में फिजिक्स केमिस्ट्री के, बट सब्जेक्ट को मैं अंडरस्टैंड नहीं करता था। इवन पहली बार हमारे स्कूल के गांव के टीचर ने भौतिक शास्त्र फिजिक्स की परिभाषा रटवाई क्लास 7th में। मैंने परिभाषा रट ली डर के मार से, वो टीचर्स पीटते थे डंडे लेके, तो मैंने उसे याद कर लिया था कि रसायन शास्त्र क्या है, भौतिक शास्त्र क्या है। बट क्लास 12 तक में फिजिक्स क्या चीज़ है मैं उसे कभी समझ नहीं पाया कि फिजिक्स क्या है, ये उसे रियलाइज मैं कभी नहीं कर पाया। ठीक है, क्लास 12 के बाद मैं बनाता था, प्रॉब्लम सॉल्व करता था, बट मुझे कभी उस तरह का नेचुरल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ, हमारे एकेडमिक्स को काफ़ी लॉस हुआ। इंटेलिजेंट रहने के बावजूद जो सब्जेक्ट का जो रियलाइजेशन नहीं हुआ, वो कभी नेचुरल इंटरेस्ट वो क्रिएट नहीं हुआ, और उसकी वजह शायद हम नहीं थे। ठीक है, जो हमें गाइड कर रहे थे वो उनकी जिम्मेवारी थी। तो फिजिक्स के बारे में मैंने जब क्लास 12th पास करने के बाद मैं ICSE, आप जानते हैं, ठीक है, बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और मैंने वहाँ पे ICSE बोर्ड का जो क्लास 9th और 10th की जो बुक है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, बहुत ही एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छी है, और मैं सबको सजेस्ट करूँगा जो 9th-10th की बुक है ICSE बोर्ड की, ठीक है, उसे ज़रूर फॉलो करें, उसे पढ़ें। उसमें जो नॉमिकल्स हैं क्लास 9th और 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसे ज़रूर सॉल्व करें। यदि आप नॉमिकल सॉल्व करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपका एप्टीट्यूड अच्छा है। आप डिफिनीशन को याद कर लेते हैं, एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, उसके नॉमिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन, सूचना, वो सारे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो काम आएगा, बट कभी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो कभी भी काम में नहीं आएगा। तो जब मैंने क्लास 12 पास करने के बाद 2 साल के बाद ड्यूरिंग द जेई प्रिपरेशन में जब बच्चों को पढ़ाता था 9th-10th के बच्चों को, तो उस टाइम मैंने पूरा फिजिक्स 9th और 10th का पढ़ाया, केमिस्ट्री भी पढ़ाया ICSE बोर्ड का। ठीक है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स क्या है, उसको हिंदी में हम भौतिक शास्त्र बोलते हैं, बट हमें लगता है भौतिक शास्त्र उसका नाम नहीं होना चाहिए, उसका नाम प्राकृतिक शास्त्र होना चाहिए। जो प्रकृति है, जो नेचर है, जिसको सामान्य आदमी भगवान या गॉड बोलता है। ठीक है, क्योंकि हम सामान्य आदमी, सोसाइटी का जो कॉमन मैन है, उसे हम आइंस्टीन और न्यूटन नहीं बना सकते हैं, उसे वो भगवान बोलता है। बट साइंस के स्टूडेंट के लैंग्वेज में बोले तो नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है। तो नेचर की हम स्टडी करते हैं, नेचर का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से एक जो हमें पैटर्न दिखता है, उस पैटर्न को हम लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो फिजिक्स है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स को, नेचर को समझने के लिए, नेचर को जानने के लिए हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो मैथमेटिक्स है। तो दोनों में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या अंतर है? मैथमेटिक्स जो है, जैसे आप नंबर सिस्टम है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये जितने सारी चीज़ें हैं, अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब मैन मेड है, मतलब ह्यूमन ने बनाया है। लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको मैन ने नहीं बनाया है, मैन मेड नहीं है। तो मैथमेटिक्स ह्यूमन क्रिएटेड चीज़ है, ठीक है। अपना उन्होंने लैंग्वेज, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने लैंग्वेज को डेवलप किया है, अपनी एक भाषा बनाई है, बट फिजिक्स जो है ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना मोर डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं हैं आपके लाइफ में, ठीक है। बट फिजिक्स दिखता है, आपको दिखता है कोई छत से गिर गया, आपको दिखता है एक्सीडेंट हो गया, आपको दिखता है कि जब आप किसी बहुत ऊंचाई से किसी गेंद को फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाता है, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो फिजिक्स की सारी चीज़ें दिखती है, नेचर दिखती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं कि चलते हुए ट्रेन से जब आप कूद जाते हैं, जंप करते हैं, तो आपको चोट लगती है, आगे की तरफ आप जाके गिरते हैं। तो ये सारा नेचर का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, जिसको आप स्टडी करते हैं। और उसमें जो लैंग्वेज बनाया हमने वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 8, 9, 10th के में जो बच्चे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें, समझें, क्वेश्चन करें बार बार। आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या कोई टीचर, अच्छे टीचर हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हों, आप उन्हें फ़ोन कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझिए और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। और सबसे फर्स्ट, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सब्जेक्ट को सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद सब स्टूडेंट्स कितना सोच पाता है, अपने से सोच पा रहा है, ठीक है, उसका एप्टीट्यूड कितना डेवलप है, किस तरीके से रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, कितना बेस्ट रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब तर्क शक्ति जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो चीज़ें हमें डेवलप करनी होती है। और मैथमेटिक्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोल दिया कि यदि फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ आपने गलतियां की तो उसके उसके चांसेस हैं कि 11th 12th में जाके आप चीज़ों को रिकवर कर लेंगे। लेकिन 11th में कुछ आपने यदि 10th तक यदि मैथमेटिक्स को लेके गलतियां की हैं आपने, तो उसको रिकवर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको वो सारी चीज़ें फिर से जाके, इसमें ज़रा सा भी शर्मिंदगी या हिचक नहीं होनी चाहिए कि हम 11th में आ गए हैं, 12th में आ गए हैं, कोई थ्योरम, कोई ज्योमेट्री, कुछ भी चीज़ें हमें नहीं आती है, तो एक बार NCERT का बुक खोलें और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ें। हम जब ये बात आपको याद रखना है कि NCERT का बुक जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये रिक्वायर्ड है बट सफिशियंट नहीं है। ये IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम के लिए NCERT का जो बुक है वो सफिशियंट नहीं है। ये NCERT का बुक एक मिनिमम चीज़ें हैं, और जब आप क्लास 1 से लेके क्लास 12th की मैथमेटिक्स को पूरा एक साथ कंबाइन कर देते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ मिला दीजिए और उस पूरे सिलेबस से एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो तो ये सारी जो है 9, 10th का जो मैथमेटिक्स है उसको सही से पढ़िए, ठीक है। NCERT का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो एक्सरसाइज चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जो स्टोरी टाइप वो लिखा होता है, उसको एक एक लाइन को पढ़िए, और किसी लाइन में यदि प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिए। और सामान्यतः जो है वो ट्यूशन सेंटर जो होते हैं, ठीक है, या स्कूल के टीचर जो समानता वो नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे हमारे दिमाग में क्रिएट होता था। मैंने उन सारे क्वेश्चंस को क्लास 8, 9, 10th में पूछा था, तो टीचर ने बताया था कि ये सब ऐसे होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, इसको उसमें पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, और एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो ठीक है, नंबर तो आ ही जाते हैं, 85% तो आज सबके आते हैं, 85% से तो कम आते नहीं है। किलो के भाव से आजकल नंबर मिलता है एग्ज़ाम में, और वो नंबर आपके सब्जेक्ट में क्या आपकी एक्सपर्ट हैं, कितने आपकी अंडरस्टैंडिंग किया है, उस 85% से डिसाइड नहीं होता है। 95% अब किसी बच्चे का मार्क्स है एकेडमिक एग्जाम में, तो संभावना बनती है, चांस बनता है वो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, बट उस कंसेप्ट में वो एक IIT JEE एडवांस के कॉम्पिटिटर के तौर पे वो कितना कॉम्पिटेंट है, इससे उस 95% से डिसाइड नहीं हो सकता है। सिर्फ संभावना बनती है कि एक अच्छा स्टूडेंट होगा, गारंटी नहीं इसकी बनती है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप उसे एक एक चीज़ जानने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यदि आप बोल रहे हैं कि
3 बिंदुओं से, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिसे असंरेखीय बोलते हैं हिंदू में, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल, एक वृत्त गुजरती है, तो उसका ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन क्या होगा? यदि हम बोलते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो लंब समद्विभाजक है साइड्स का, वो एक ही बिंदु पे आके मिलती है, कंकरेंट होता है, तो उसका क्या ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन है? हम यदि 60 डिग्री का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंगल बनाते हैं, फिर उसके बाद 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उसका क्या ज्योमेट्रिकल जस्टिफिकेशन है? हम यदि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखते हैं, तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ये भी समझना होगा आपको, क्योंकि वही चीज़, वही एक्सटेंशन होके जाके क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम बन जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को, हर चीज़ का रीजनिंग, ठीक है। और मैंने बताया कि डिफिनीशन पे क्वेश्चन नहीं करना है, कोई चीज़ किसी चीज़ का, जैसे डिफिनीशन और प्रॉपर्टीज़ में आपको लास्ट टाइम भी बताया था। डिफिनीशन का मतलब होता है कि किसी का नाम, वो उसका डिफिनीशन है, और नाम से, नाम को लेके आर्गू नहीं कर सकते हैं। बट आप जब वो कोई बोलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत ऑनेस्ट है, वो अपने कैरेक्टर को बता रहा है, तो आपको क्वेश्चन करने का राइट है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में जितनी भी डिफिनीशंस हैं, उसको लेके आप जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए उसे कि हाँ ये डिफिनीशन है। बट यदि कोई चीज़ प्रॉपर्टीज है तो ज़रूर आर्गू कीजिए, थ्योरम है तो उसका जस्टिफिकेशन होगा, उसको जानने की कोशिश आप ज़रूर करें, ठीक है, हर चीज़ के। और हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना मैथमेटिक्स में, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बैठेंगे सॉल्व करना, तो इनिशियल में क्या होता है ना कि जब आपको सोचने की आदत नहीं है, ठीक है, जैसे कोई आदमी है जिसने कभी चेस नहीं खेला, आप एकाएक उसको सारे रूल्स बता के उसको बैठा दीजिए, ठीक है, तो वो जो चेस जो है वो खेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने कभी अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डाला, अपने दिमाग का, ब्रेन का यूज़ नहीं किया। तो उसी तरीके से जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इनिशियल में बहुत टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में, आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, और सोचना कोई नहीं चाहता है। तो सीखने के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। दूसरा, कोई सीखने का, लर्न करने का, सब्जेक्ट को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब किसी सब्जेक्ट को आप सीख लेते हैं तो उसके बाद वो शॉर्टकट डेवलप होता है। तो बहुत सारे टीचर जो ट्रिक के नाम पे बच्चों को याद करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, बेसिकली वो उसको पॉइजन देते हैं। बच्चों को सबसे फर्स्ट है कि आप सब बच्चों को सारे सब्जेक्ट को आप सिखाइए, क्या चीज़ है सबको समझा दीजिए। उसके बाद उसको सोचने के लिए आप कंपेल कीजिए, इनकरेज कीजिए, उसे उत्साहित कीजिए कि बच्चा सोचे। और जब सोच के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, आपको कभी कभी झुंझलाहट हो सकती है, कभी लगेगा कि अरे ये क्या है, लेकिन आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो कठिन और बहुत ही पेनफुल होती है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कि आप जब करेला खाते हैं और जब रसगुल्ला खाते हैं, तो करेला खाने में बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है बट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसी तरह जब आप किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दुखदाई होती है, वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आप इरिटेट हो सकते हैं, बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके ब्रेन को टेस्ट करता है, आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करता है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेके वो टेस्ट करता है, आपकी तर्क शक्ति और कॉमन सेंस, एक सामान्य समझ और तर्क शक्ति को चेक किया जाता है। और तर्क शक्ति और कॉमन सेंस का टेस्ट आपको एक गिवन सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेकर, उसको किया जाता है। तो सोचने का कोई दूसरा अल्टरनेट या शॉर्टकट नहीं है, आपको सोचना ही होगा। तो जब आप तो ये क्लास 10 तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये सजेशन है कि आप जो ICSE बोर्ड का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो किताबें हैं उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं बच्चों को, उसको पूरे समझ के उसके न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व कर लें लास्ट तक, तो समझ जाइए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है। और मैथमेटिक्स में जब आप क्लास 11th में आते हैं तो NCERT बुक सफिशियंट नहीं है। NCERT बुक क्लास 11th में हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन जो है वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन, स्टोरी टाइप की जो 3-4 पीस लिखी होती है वो इंट्रोडक्शन है, उसको आप ज़रूर पढ़ें और लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसके बाद जो सबसे अच्छी किताबें हैं आज के डेट में IIT JEE एडवांस के लिए, वो घनश्याम तिवारी की बुक है, जो बहुत अच्छे बच्चों के लिए। और यदि आप जो है बिगिनिंग से कर रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है आप उतना फास्ट नहीं है मैथ्स में, तो मैथमेटिक्स में जो RD शर्मा की बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है। RD शर्मा की बुक एक 11th-12th की भी आती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
उनके बुक का नाम का टाइटल है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को ये बहुत ही मैं सजेस्ट करूँगा, यदि 9-10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर्स का, चाहे वो हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, काइनेमेटिक्स हो, रोटेशनल मोशन हो, ये जितनी सारी चीज़ें केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, उसके कंसेप्ट 9-10 तक का जो आईसीएसई का की बोर्ड की जो किताबें हैं वहाँ तक का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो, तो 11th में जब आप फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपका बहुत ही आप सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं। और जो एंजॉय करता है 2 साल सब्जेक्ट को, जो 2 साल डिवोशन के साथ सब्जेक्ट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे काम करता है और सब्जेक्ट को एंजॉय करता है, वो बच्चे क्वालिफाई, गारंटी वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, गारंटी है। और आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है, बहुत ही ट्रस्टेड एग्ज़ाम है, यदि आप डिज़र्व करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, और डिज़र्व नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। बहुत ही ट्रस्टेड एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लक और ये वाली बातें कुछ नहीं है, ठीक है। लक को वो कर सकते हैं जो बाउंड्री लाइन पे रुक गए, तो फिर आईआईटी में नहीं जाएंगे तो आप एनआईटी में तो जाएंगे ही, ठीक है। एनआईटी में नहीं जाएंगे तो स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग में जाएंगे ही। तो आईआईटी जेईई का जो कॉम्पिटिटर होता है, यदि 12-13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं नेशनल लेवल पे जेईई मेन का, और आईआईटी जेईई एडवांस में, आईआईटी में टोटल जो है वो 15,000 के आसपास सीट है, तो जो रियल कॉम्पिटिटर है आईआईटी का वो सिर्फ और सिर्फ जो है 30-40,000, 30-35,000 होता है रियल कॉम्पिटिटर आईआईटी जे का। रेस्ट ऑफ स्टूडेंट वो कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं आईआईटी का, और हर एक 2 कॉम्पिटिटर में से एक कॉम्पिटिटर आईआईटी में सेलेक्ट होता है। तो जो आईआईटी एग्ज़ाम से पहले जो रियल कॉम्पिटिटर हैं आईआईटी जेईई एडवांस का, उनकी सिलेक्शन की आईआईटी में गारंटी 50% होती है। बट जितने बच्चे जेईई मेन के एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें से सिर्फ 2% बच्चा सेलेक्ट होता है, बट वो सारे कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। तो हम सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे, पहले आप कॉम्पिटिटर बनिए, और कॉम्पिटिटर बनते हैं जब आप 11th-12th में आते हैं, 5-6 चैप्टर आप कवर करते हैं, तो आप आईआईटी जेईई का जो क्वेश्चन बैंक है, लास्ट 40 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक, वो सबसे पवित्र किताब है जेईई के कॉम्पिटिटिव के लिए, तो वो आपका मिरर है। तो जब आप जेईई का प्रिपरेशन करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन बैंक जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, आप अरियन पब्लिकेशन का ले सकते हैं। उस क्वेश्चन बैंक को आप जब चैप्टर आप कवर करते जाते हैं 5-6 चैप्टर क्लास 11th में, तो उसे ज़रूर आप सॉल्व करें, और जब वो सॉल्व होने लगे आपसे 60%, ठीक है, 50%, 70%, तो आप समझ जाइए आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है। और यदि 30% से आपका स्कोर कम होता है उस क्वेश्चन बैंक के किसी चैप्टर को अटैम्प्ट करते हैं, तो समझ जाइए आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं। और जो स्टूडेंट्स राइट ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और लास्ट में उसे निराशा मिलती है। बट एज ए टीचर्स हम लास्ट बच्चों को हर सच बताना मुश्किल होता है, हम उन्हें नहीं बता पाते हैं, लेकिन एक अच्छे टीचर को एक स्टूडेंट के बारे में पता होता है कि कौन सा बच्चा जेईई के एग्ज़ाम में एडवांस में क्वालिफाई करने जा रहा है, कौन सा बच्चा बाउंड्री लाइन पे है, और कौन बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा। बट हम लोगों की एक प्रोफेशनल बाउंडेशन होती है, हर सच हम नहीं बता पाते हैं, और उन्हें बच्चों को हमारा काम है इनकरेज करना, डिस्करेज करना नहीं। तो धन्यवाद, इतना ही कहना था। और नेक्स्ट टाइम जब हम फेसबुक लाइव आएंगे तो उससे पहले जब भी अनाउंसमेंट होगा, तो आप लोगों से, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस हैं उसको आप वहाँ पे रखिए। और हमारे पास और भी इंडिया के जितने टॉप इंस्टीट्यूट हैं, नारायणा आईआईटी एकेडमी है, चैतन्य है, आकाश है, तो उसमें जो टॉप लेयर पे जो टॉपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें भी, लोगों को अवेयर करने के लिए हम उन्हें जोड़ सकते हैं, उन्हें फेसबुक लाइव पे ला सकते हैं, ठीक है। तो और भी जो मैं तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, आईआईटी जेईई एडवांस का, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और अब ऑनलाइन जो है सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, ये हमारा मतलब चॉइस नहीं, हमारी मजबूरी है, कंपल्सन है, ठीक है। धन्यवाद, इतना ही कहना था। और हम इस को ऑर्गेनाइज करने के लिए देवराज जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए। धन्यवाद।